नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल से मैं अरुण कुमार पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एक प्रतिष्ठित छंद के बारे में लेके आया हूं पाठ। यह छंद है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद, आप सब इसके लक्षण के बारे में ज़्यादातर लोग पढ़े होंगे। ज़्यादातर लोग इस छंद के जो लक्षण नहीं पढ़े हैं वो इसका नाम तो अवश्य सुने होंगे। तो वंशस्थ छंद बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। पश्चातवर्ती तीन जो बृहत्त्रयी में गणित महाकाव्य माने गए हैं, उन तीनों महाकाव्यों का पहला सर्ग इसी छंद में निबद्ध है। पहले श्लोक इसी छंद में प्राप्त होते हैं। तो वंशस्थ छंद का हम इस पाठ में लक्षण जानेंगे। वंशस्थ छंद के उदाहरण को, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में है, पर हम आपको एक ही उदाहरण जो मेरा एक प्रिय श्लोक है नैषधीय चरित से, उसको लेके आया हूँ, वो बताऊंगा और लक्षण से उदाहरण को घटित करूंगा। आप सब कैसे पहचानेंगे कि यह वंशस्थ छंद है। यह वंशस्थ छंद 12 वर्णों वाला एक छंद है। वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं, यह एक प्रश्न होने पे आप कहेंगे कि इसमें प्रत्येक पाद में 12 वर्ण, यानी कुल मिलाकर चारों पादों में 48 वर्ण होते हैं। यह जगती छंद का एक उप प्रकार वाला वृत्त। वैदिक छंद जो जगती होते हैं, जगती में चारों पादों में 12 वर्ण, कुल 48 वर्ण होते हैं, तो इसमें भी कुल 48 वर्ण है। यह जगती छंद का एक वंशस्थ नाम का वृत्त है। इसको वैदिक भाषा में जगती भी कह सकते हैं, लौकिक भाषा में वंशस्थ कहते हैं। अब यह वंशस्थ छंद का हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले वंशस्थ छंद क्या होता है, वंशस्थ छंद में गण की व्यवस्था क्या है, ये जानते हैं। तो जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, यहाँ उदीरितम की जगह पे उरीरितम भी कहीं कहीं पाठ मिलता है। तो अब जानते हैं जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, इसका अर्थ पहले समझते हैं। जतौ, जतौ कहीं भी आप यमा तारा जभान सलगा, इनमें से ल और ग का वर्णन मिलता हो, कहीं भी किसी छंद के लक्षण में ल और ग दिखाई पड़ रहा हो तो ल यानी लघु, ग यानी गुरु। और अगर किसी भी छंद में आपको य माता रा ज भा न स, इन वर्णों का वर्णन मिल रहा है, दिखाई पड़ रहे हैं इन सभी वर्णों में से, तो वो समझ लीजिए कि वो उन वर्णों के जो गण हैं उस गणों की सूचक है। तो कहीं लक्षण में ये ज दिखाई पड़ रहा है तो आप इस ज से क्या समझेंगे कि ये जगण को बता रहा है। फिर तौ, जतौ मतलब जश्च तश्च इति जतौ, जगण और तगण को जतौ कहा जाएगा। तो जिस छंद में जगण और तगण हो, फिर जरौ हो, जगण और रगण, समझिए कि जिसमें जतौ और जरौ हो तत्तु वह तो वंशस्थम उदीरितम, वह छंद वंशस्थ छंद कहा जाता है। तो अब वंशस्थ छंद में गण व्यवस्था क्या है, आपको परीक्षा में इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए जगण, तगण, जगण और रगण वाला छंद कौन सा है, तो आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे कह देगा जतौ तु डैश 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 उदीरितम जरौ। तो इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है, या फिर इस तरह ISI SSI ISI SIS, इस तरह के चिन्ह को भी बना के, मतलब सांकेतिक, ये IS नहीं है, लघु गुरु के चिन्ह है, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और फिर गुरु लघु गुरु, इस तरह का चिन्ह दे करके आपको पूछ ले कि यह किस छंद का लक्षण है। तो इस तरह की में पहचानना आप सबके लिए कठिन हो सकता है। तथापि जब इस तरह के चिन्ह आए तो आप क्या काम करें कि उनको 3-3 में बांट लें। अंत में हो सकता है 11 वर्ण वाला छंद है तो 3-3 में बांटने के बाद 2 बच जाएंगे, तो उन दोनों को छोड़ दें, कोई बात नहीं। 12 वर्ण वाला है तो अंत में 4 गण बन जाएंगे। 13 वर्ण वाला है तो 4 गण और 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा। 14 वर्ण वाला है तो 4 गण और 2 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको देख लेना, 4 गण बना लेना, यानी उसका गण बना लेना। अब पहले गण कौन सा गण है वो फॉर्मूला अजमाइए। ये ISI दिख रहा है तो आप जान जाएंगे कि आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्। जगण मध्य में गुरु होता है, मध्य में अगर गुरु है तो वह जगण है। अब वैसे भी देख लेते हैं, ज भा न, जगण होता है ना, ज भा न अगर है तो जगण है, और ताराज है तो वो तगण है, और फिर जभान है तो जगण है, फिर राज भा यरता लाघवम यान्ति, र जो होता है वह र मध्य में लघु होता है। तो अब देख लीजिए, इस तरह जगण, तगण, जगण और रगण जिसमें हो वह छंद
वंशस्थ कहा जाता है। इस छंद में कोई यति नहीं होती, सीधे एक लाइन एक ही बार में गाते हैं। गाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बहुत लोग बहुत तरह से गाते हैं। कुछ लोग अधीति बोधाचरण प्रचारणैर् दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं, ऐसा भी गाएंगे। और कुछ लोग इसको अलग अलग राग में गाएंगे। मैंने जिनसे किरातार्जुनीयम पढ़ा था कुछ दिनों तक, ऐसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान दाक्षिणात्य श्री वेम्पटी कुटुंब शास्त्री जी तो कुछ अलग तरह से गाते हैं। वो कहेंगे श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम, इस तरह से गाएंगे। मतलब अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्तं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। दाक्षिणात्यों की ये शैली कुछ इस तरह से होती है, वो इस तरह से गाते हैं। तो अब ये समझिएंगे कि गाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, गाना आप अलग अलग कह सकते हैं, किंतु इस छंद में आपको प्रत्येक चरणों में 12 वर्ण मिलेंगे और 12 वर्ण इसी तरह फिट हुए मिलेंगे। 12 वर्ण किस तरह से फिट मिलेंगे? इसी तरह से मिलेंगे कि पहले जगण होगा, तुरंत बाद में तगण होगा, फिर जगण होगा, फिर रगण होगा। अब चारों पादों में हम मिला लेते हैं। पहले लक्षण में भी हम जितने भी पाठ देखते आ रहे हैं, हर एक पाठ में मैंने पहले लक्षण में भी ये भी बताया कि यह केदार भट्ट के जो उसका वृत्त रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ की पंक्ति है। उस ग्रंथ में इस तरह से लक्षण बताया गया है। तो जो लक्षण वो बताते हैं वो उसी छंद में लक्षण बताते हैं। जैसे आपको वहां स्त्री छंद का लक्षण बताएंगे तो गुह स्त्री, स्त्री छंद का लक्षण होता है जिसमें गुरु वर्ण हो। मो नारी, नारी छंद का लक्षण बताएंगे, नारी छंद है जिसमें प्रत्येक पाद में केवल 3 वर्ण होते हैं, तो बताएंगे मो नारी। मगण जो छंद है, जिस छंद में केवल मगण आता हो वह नारी छंद है। तो 3-3 लाइन वाला, 3-3 मगण वाला, मतलब मगण में तीनों गुरु होते हैं, तो ऐसा कोई 4 मगण वाला शब्द रख दीजिए, एक छंद हो गया, नारी छंद वाला श्लोक बन गया। तो ऐसे बहुत सारे छंद हैं। तो अब क्या करेंगे, इस छंद में भी जो ये वृत्त रत्नाकर श्री केदार भट्ट जी को कहते हैं कि ये जो लक्षण बताया है, यह लक्षण भी वंशस्थ छंद में ही है। तो आप देख लेते हैं, मिला लेते हैं। मैंने इस पीपीटी में, इस स्लाइड में पहले जो व्यवस्था की है, जगण आपको चारों और ऊपर लक्षण में भी 5 लाइनों में जगण लाल कलर में मिलेगा, फिर तगण काले में मिलेगा, फिर जगण लाल में, फिर रगण काले में। तो इस तरह से व्यवस्था की है जिससे आपको पहचानने में आसान हो। तो 3-3 वर्ण का गण देख लीजिए, ज तऊ तु, ज तऊ तु, जगण लघु, ज लघु है, तऊ गुरु है, तू लघु है। देख लीजिए, लघु गुरु लघु, ये जगण हो गया। ज भान, ज तऊ तू हो गया ना। तो उसी तरह अब तगण देखते हैं। तगण में क्या होता है? ताराज, ताराज, वंशस्थ, उसी तरह है। मतलब 2 गुरु होंगे, वम गुरु है, शस गुरु है, थ लघु है। तो उसी तरह फिर जगण देख लीजिए, ज भान, लघु गुरु लघु, ज भान, तो उसी तरह मु दी रि, भा गुरु है बीच वाला, तो दी गुरु है बीच वाला, और मु रि ये दोनों लघु है। फिर उसके बाद रगण होता है 2 गुरु बीच वाला लघु। तो अब देख लीजिए, राज भा तंज रऊ, उसी तरह है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये रगण हो जाएगा। अब आपको देख लीजिए, तम यानी गुरु, ज यानी लघु, और रव यानी गुरु। ये छंद में भी इस छंद के लक्षण को फिट बैठा सकते हैं। अब यह जो श्लोक मैंने रखा है, यह नैषधीय चरितम के पहले सर्ग का 4था श्लोक है। इससे पहले भी और बहुत सारे श्लोक हैं, पर मैं सोचा नैषधीय चरितम में जो श्लोक हैं अलंकारों से परिपूर्ण है, श्लेषों से परिपूर्ण है, और भी क्या कहते हैं, शिक्षाओं से परिपूर्ण है। बहुत सारे उसमें सीख है, बहुत सारी अतिशयोक्तियां हैं। मैंने उन सभी श्लोकों को नहीं लिखा जो कुछ सीख दे जाए, जो कुछ आपको कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन दे जाए, ऐसे श्लोक को रखा है आप सबके लिए। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। ये कह रहे हैं नैषधकार श्रीहर्ष जी कि
उस राजा नल ने अधीति मतलब अध्ययन, बोध यानी ज्ञान, फिर आचरण यानी उस ज्ञान को अपने आचरण में लाकर फिर उसका प्रचार करके, 4 दशाएं, विद्या की 4 दशाएं होती हैं। पहले राजा नल ने 14 विद्याओं का अध्ययन किया, 14 विद्याओं का बोध प्राप्त किया, पढ़ा, उसका बोध प्राप्त किया, उन 14 विद्याओं का आचरण भी किया और 14 विद्याओं को अपने प्रचार के द्वारा फैलाया भी। तो 14 विद्याओं में 4-4 दशाएं लाई। पहली दशा अधीति, दूसरी दशा बोध, तीसरी दशा आचरण और चौथी दशा प्रचार। 14 विद्याओं में 4-4 दशाएं लाकर दशाः चतस्रः प्रणयन, 4 उपाधियां ही हैं विद्याओं की। 14 विद्याओं की ये चारों उपाधियां, अधीति उपाधि है, बोध उपाधि है, आचरण उपाधि है और प्रचार उपाधि है। तो ये चारों उपाधियों के द्वारा 4 दशाओं को बनाता हुआ वह नल चतुर्दशत्व ही क्यों रखा, यही मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चतुर्दशसु विद्यासु, 14 विद्याओं में अयम राजा नलः कुतः, किस कारण स्वयं चतुर्दशत्वं कृतवान इति न वेद्मि। स्वयं वह 14 विद्याओं को 4-4 दशाओं में डालकर 14 चौके 56 क्यों नहीं कर दिया, 14 ही क्यों रखा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा श्रीहर्ष कह रहे हैं। अथवा इसमें चतुर्दशात्व भी हो सकता है, तो तलोर गुणवचनस्य से चतुर्दशात्व का दशत्व हो जाता है। तो 4 दशाओं में कैसे पहुंचा दिया 14 विद्याओं को, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। 14 विद्याओं को 4 दशाओं में पहुंचाना बहुत कठिन होता है। 14 विद्याएं कौन सी होती हैं? अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्याश्चेताश्चतुर्दश। अंगानि मतलब 6 अंग और वेदाश्चत्वारा मतलब 4 वेद। 6 अंग 4 वेद कितने हो गए? 10 विद्याएं। मतलब जिसको 4 वेद याद हो, जिसको 4 वेदों के 6 अंग याद हो। 6 अंग कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो ये 6 अंग जिसको आते हो, फिर उसके साथ साथ मीमांसा शास्त्र में जो पारंगत हो, न्याय विस्तर यानी न्याय तर्क शास्त्र में जो पारंगत हो, धर्म शास्त्र में जो पारंगत हो, पुराण सभी जिसको आते हो, वह 14 विद्याओं का ज्ञाता हो। तो 14 विद्याएं यही हैं और 14 विद्याओं को उसने 4-4 दशाओं तक पहुंचा दिया था। वो ऐसा राजा नल था, ऐसा प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसमें अब देखते हैं जतौ तु वंशस्थमुदीरितम, जरऊ का लक्षण फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो जतौ, ज क्या है? जगण पहला होना चाहिए। तो पहले अधीति, दशाश्च, चतुर्द, नवेद्मि, इन 4 लाइनों के पहले 3-3 वर्णों में देख लीजिए जगण मिल जाएगा। पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु। पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, देख लीजिए। अधीति, दशाश्च, ये जो र लग रहा है, र के कारण ये ण को गुरु मान सकते हैं, पर इस द को गुरु नहीं मान सकते हैं। यानी संयोग वाला वर्ण जो है उसके पहले वाले वर्ण को गुरु मान सकते हैं, उसको नहीं। तो ये द लघु है, शा गुरु है और च लघु है। फिर इसी तरह च लघु, तुर गुरु और द लघु। तुर गुरु क्यों है? क्योंकि तू के बाद र और द का संयोग है, जिसके बाद में संयोग होता है वह गुरु माना जाता है। फिर इसके बाद न लघु है, वे गुरु है, द्मि लघु है। तो ये जगण तो फिट हो गया। फिर उसके बाद आप तगण देख लीजिए। बो धा च, 2 गुरु 1 लघु। बो धा च, ताराज, तगण हो गया। फिर उसी तरह ताराज जो 2 गुरु 1 लघु रहेगा। तस्रह प्र, तस गुरु माना जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद स और रा का संयोग है, ता गुरु माना जाएगा। फिर उसी तरह स्रह भी गुरु माना जाएगा। स्रह में जो रह है वह भी गुरु माना जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग वाला जो होता है वो भी गुरु माना जाता है। और प्र लघु माना जाएगा क्योंकि प्र के बाद कोई गुरु, कोई संयुक्त वर्ण नहीं है, लघु है। तो यहां भी देख लीजिए। फिर शत, त्वं, कृ, शत गुरु है, वं गुरु है, फिर कृ लघु है, विद गुरु है, या गुरु है, सु लघु है। तो ये 4 चरणों में आप तगण भी देख लीजिए। फिर जगण देखिए। जगण में क्या होता है? 2 लघु होते हैं, बीच वाला गुरु होता है। र लघु, प्र लघु, पर ण गुरु है। ण गुरु है क्यों? क्योंकि ण के बाद प और र का संयोग है, तो जो युक्त पर होता है वह गुरु माना जाता है। तो ऋण, र, अण, प्र, ण गुरु है और फिर र और प्र लघु है। अब इसके बाद ण, यन, नु, यहां भी यन, य गुरु माना जाएगा, ण और नु दोनों लघु माने जाएंगे। इसी तरह तो वान को
लघु, वान यह गुरु, कु लघु, आधे वर्णों को नहीं गिनते। फिर उसी तरह च तुर द, च लघु, तुर गुरु, द लघु, ये जगण भी हो गया। अब रगण देख लीजिए, रगण में क्या होता है, पहला और तीसरा गुरु होता है, बीच वाला लघु होता है। तो चार अणई, चार अणई, चा र लघु है, बीच का चा और अणई गुरु है। फिर उसी तरह पा भी, ये दो गुरु हैं, धी लघु है, पा धी भी गुरु क्यों है, धी गुरु क्यों नहीं है, क्योंकि धी सिंपल है और भी विसर्ग वाला है, विसर्ग वाला गुरु माना जाता है। फिर उसी तरह तस स्वयं, तस ये गुरु है, व लघु है, यम गुरु है। शस स्वयं, उसी तरह शस ये गुरु है, व लघु है, यम गुरु है, क्योंकि इसके तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है। इस तरह से हमने आज के इस पाठ में वंशस्थ छंद के लक्षण को पढ़ा, वंशस्थ छंद को इसी तरह फिट भी किया। आप और भी मैं आपको बता देता हूँ, आप किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग पूरा पढ़ लेंगे, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम से लेकर के शुरुआत के 44 श्लोकों में आपको वंशस्थ छंद ही मिल जाएगा। शिशुपाल वध पढ़ लेंगे तो उसमें भी 71-72 श्लोक वंशस्थ छंद में ही मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद नैषधीय चरित पढ़ लेंगे तो 140 के आसपास श्लोक पहले सर्ग में वंशस्थ छंद में ही मिल जाएंगे। पर मैंने आपको यह एक उदाहरण रखा जो नैषधीय चरित का है। नैषधीय चरित मेरा प्रिय, एक महाकाव्यों में से सबसे प्रिय महाकाव्य है। तो इसके साथ ही आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। आप सबको यदि यह पाठ अच्छा लगा हो तो आप सब अपने मित्रों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ दोनों जगहों पर आपको समय समय पर पाठ मिलते रहेंगे। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।